हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका चौथा पार्ट अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 15 तक के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास आप पाठ का नाम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें जो आनुवंशिकी शब्द है उस बात से आप क्या समझते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जानने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी कहलाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं वही आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये इसमें सीधा सीधे बस इतना पूछा जा रहा था कि आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, अर्थात आनुवंशिकी किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन किया जाता है वही आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी गुण से आप क्या समझते हैं, उसमें सिर्फ डेफिनेशन था, इसमें आनुवंशिकी के क्या क्या गुण होते हैं ये आपको बताना है कि आनुवंशिक गुण से क्या समझते हैं। तो प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे कोई भी आप दो जीव ले लीजिए, वे दो जीव एक दूसरे के समान बिल्कुल ही नहीं होते हैं। इनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती है। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं, अर्थात शक्तिशाली होते हैं। अयोग्य गुणों वाले जीव नष्ट हो जाते हैं तथा प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती है। इस तरह ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। यही आनुवंशिक गुण है। आनुवंशिक गुण में सिर्फ आपको इतना समझना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके पूर्वज का गुण था, जो उनके पूर्वज के पास गुण थे, वही गुण उनके संतानों में वंशागत चली जाती है। और यही जो विभिन्नताएं हैं यही पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है और वंशागत होती रहती है। तो यही एक आनुवंशिक गुण है। आनुवंशिक गुण प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं तो अवश्य होती है। और इन असमानताओं के कारण ही कोई अर्थात अधिक शक्तिशाली होते हैं और कोई अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं, जिस कारण अयोग्य गुणों वाले जीव तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनकी संतान में वंशागत चली जाती है। और इस तरह की विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है और यही एक आनुवंशिक गुण है। जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूर्वज क्या थे क्या नहीं थे, उनके इतिहास, जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों के इतिहास तथा समय समय पर उनके पूर्वजों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन बातों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके विकास कैसे हुई, इन बातों को जिसमें पढ़ा जाता है जिस शाखा में, वही जैव विकास कहलाता है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है।
जैव विकास तथा वर्गीकरण का जो अध्ययन क्षेत्र है वह किस प्रकार परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंधित है। तो जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। जो जीवों में वर्गीकरण किया जाता है उनमें विद्यमान और समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। उनमें अगर किसी प्रकार की समानता होती है तो इसका मतलब यह है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। और उनमें विभिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में जाने वाले अनुकूलता के कारण से है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर क्रमिक आधार पर स्थापित कर अंत संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर उन जीवों में समानता होगी तो उनमें समानता होने का कारण यह है कि उनके जो पूर्वज होंगे वे समान होंगे, वे समान पूर्वज से उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन अगर उनमें किसी प्रकार की विभिन्नता होती है तो वह विभिन्नता पर्यावरण में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से है, क्योंकि उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर क्रमिक आधार पर स्थापित कर अंत संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है क्योंकि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए और उनमें विभिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर क्रमिक आधार पर स्थापित कर अंत संबंधों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जो जीवों में उत्परिवर्तन का कारण है उसका मुख्य कारण क्या है। तो जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारक आनुवांशिक विभिन्नता है। यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है जो नई जाति के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो जीवों में उत्परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण आनुवांशिक विभिन्नता है कि सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और यह जो अर्धसूत्री विभाजन है उसी के समय यह आनुवांशिक विभिन्नता होती है जो किसी नई जाति के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण आनुवांशिक विभिन्नता है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। जो यह आनुवांशिक विभिन्नता है यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है जो नई जाति के विकास में अपनी अहम भूमिका को निभाता है। यही जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण है। हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। हम अपने माता पिता के अर्थात अपने गार्जियन के समान क्यों होते हैं। तो प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। इसमें बताया गया कि ये सिर्फ हम लोगों में मनुष्यों में नहीं, ये प्रत्येक जीव में होता है। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं कि उनके माता पिता अर्थात उनके पूर्वज में जो गुण रहता है वही उनके पीढ़ी में वह गुण संचरित हो जाता है। तो यह जो गुण है यह प्रत्येक जीव में होता है और ऐसे गुण को ही आनुवांशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं अर्थात पूर्वज के द्वारा मिला हुआ गुण। और इन्हीं गुण के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। यही कारण है कि ये जो गुण होते हैं आनुवांशिक गुण, इन्हीं गुण के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। डार्विनवाद के बारे में बताएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ाया था कि डार्विनवाद एक वैज्ञानिक थे। तो जो डार्विनवाद थे वे क्या थे उनके बारे में बताएं। तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है। उनके बारे में सिर्फ ये बताया गया कि जो चार्ल्स डार्विन थे उनके अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है अर्थात प्रजनन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लेकिन जो पृथ्वी है उस पर भोजन एवं जो आवास है वह नियत है अर्थात निश्चित है। पृथ्वी पर भोजन और आवास लिमिटेड है। अतः जो जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता रहता है। जैसे कि आपने जंगल में देखा होगा शेर हिरन को खाता है और हिरन घास को खाती है। तो इन सभी बातों में यह पता चलता है कि अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष होता है जिस कारण वह प्रजनन की क्षमता को बढ़ा नहीं पाता है। तो डार्विनवाद के बारे में सिर्फ आपको इतना समझना है कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है। इसमें डार्विनवाद के बारे में नहीं, डार्विनवाद के विचार के बारे में बताया गया कि डार्विनवाद क्या सोचते थे। ये थोड़ा क्वेश्चन में ही गलती है।
जंतु वर्गीकरण के विभिन्न सत्रों का नाम लिखें। जो जंतु वर्गीकरण है उसका विभिन्न सत्र क्या है, उन सत्रों के नाम लिखें। तो जंतु वर्गीकरण के विभिन्न सत्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला जगत किंगडम, उपजगत, सब किंगडम, फाइलम, फाइलम या डिवीजन, डिवीजन, वर्ग, क्लास, गुण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनियस तथा जाति, स्पीसीज। ये सभी जो हैं ये जंतुओं में विभिन्न सत्रों के नाम हैं और इन पदा अनुक्रम के जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में समानता तथा असमानता होती है। ये जो जगत, उपजगत, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, गुण, कुल तथा वंश, ये सभी के सभी जंतु वर्गीकरण के विभिन्न सत्र के नाम हैं कि जंतु का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। उनके वर्गीकरण के लिए ये सभी नाम बनाए गए हैं। किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनियस और स्पीसीज। तो इस पद अनुक्रम में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके गुणों में असमानता तथा समानता है। उपार्जित लक्षण क्या है? जो उपार्जित लक्षण है वह क्या है? तो परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम का उपयोग अधिक होता है। वे अधिक विकसित हो जाते हैं तथा उनका उपयोग नहीं होता है। जो परिवर्तित वातावरण है उनके कारण जो जीवों का अंग है उसका उपयोग कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। वे अधिक विकसित हो जाते हैं तथा जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे ह्रास होता जाता है। वातावरण के सीधे प्रभाव से उनके अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण अर्थात एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। उपार्जित लक्षण में सिर्फ इतना बताया गया कि उपार्जित लक्षण क्या है। तो जब परिवर्तित वातावरण के कारण जो जीवों के अंगों का उपयोग होता है वह ज़्यादा या कम उपयोग अधिक होता है। वे अधिक विकसित हो जाते हैं। अगर उनका जो जीवों का अंग है उन अंगों से अगर उपयोग अधिक होता है तो अधिक उपयोग के कारण उनका जो शरीर है अर्थात वह अधिक विकसित हो जाते हैं। और जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे ह्रास होता है। जो उनका अंग है वह ज़्यादा विकसित हो जाता है लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं होता है और उसका उपयोग न होने के कारण वह फिर से धीरे धीरे ह्रास अर्थात खत्म हो जाता है। वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही उपार्जित लक्षण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है। तो यही था उपार्जित लक्षण क्या है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का विकास डायनासोर से क्यों माना जाता है। जो डायनासोर का नाम आपने सुना होगा वह डायनासोर के साथ ही पक्षियों का विकास क्यों माना जाता है। तो डायनासोर सरीसृप थे। उनके विभिन्न जीवाश्मों में अस्थियों के साथ पंखों की छाप भी स्पष्ट रूप से मिलती है। तब शायद वे सब इन पंखों की सहायता से उड़ नहीं पाते होंगे। जो डायनासोर थे वे सरीसृप थे और उनके विभिन्न जीवाश्मों में अस्थियों के साथ अर्थात उनके अस्थियों के साथ पंखों की भी छाप स्पष्ट रूप से मिलती है। तब शायद वे इन पंखों की सहायता से जो डायनासोर थे उनके जो पंख थे उन पंखों की सहायता से वे उड़ नहीं पाते होंगे। पर बाद में पक्षियों ने इन पंखों से उड़ना भी सीख लिया होगा। इसलिए पक्षियों की डायनासोर से सर्वोदत्त मान लिया जाता है। पक्षियों को डायनासोर के सर्वोदत्त इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि जो डायनासोर थे वे सरीसृप थे। उनका विभिन्न जीवाश्मों में अर्थात जो आजकल जीवाश्म अस्थि उनका खोजा जाता है उन अस्थियों में पंखों की छाप भी मिल जाती है। तब शायद वे जो उनका पंख था डायनासोर का उन पंखों की सहायता से वे उड़ नहीं पाते होंगे। पर बाद में जब पक्षियों के पंख आए होंगे तो उन पंखों से पक्षियों ने उड़ना सीख लिया होगा। इसलिए पक्षियों की डायनासोर से सर्वोदत्त मान लिया जाता है। इसलिए पक्षियों का विकास डायनासोर से माना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग से क्या परिणाम निकाला। जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो जब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था तो उस प्रयोग के बाद उन्होंने क्या परिणाम निकला था। जब उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था तो उस प्रयोग पर क्या परिणाम अर्थात क्या रिजल्ट निकला। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर किए प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम निकाले। पहला इनका परिणाम था कि पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो पौधों में लक्षण होते हैं वे कुछ इकाइयों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। उन्हें कारक कहा जाता है। जो कुछ इकाई होते हैं उन्हें ही कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है, जैसे लंबाई, फूल का रंग। एक लक्षण दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे टीटी या टीटी। तो जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग पर उन्होंने ये दो परिणाम निकाले थे कि जो पौधों में लक्षण होता है वह उनकी कुछ इकाइयों द्वारा ही नियंत्रित होता है, उन्हें कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है,
जो युग्मक होता है प्रत्येक लक्षण के लिए उसमें एक कारक होता है कि उनका लंबाई कितना रहेगा, फूल का रंग कैसा होगा, इन सभी के लिए कुछ इकाई द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है फूलों का रंग तथा लंबाई वगैरह। और एक लक्षण को दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जैसे दो कारक, लक्षण एक ही है लेकिन कारक दो दिखाया गया यहाँ, कैपिटल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था? जो मेंडल वैज्ञानिक थे, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने किन 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था? मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, जिनमें निम्न लक्षण को चुना गया था। सबसे पहले पौधे की लंबाई, पुष्पों का रंग। यहाँ 7 लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, तो सातों लक्षण में आपको बताना है कि पहला तो उन्होंने पौधे की लंबाई था, दूसरा पुष्प का रंग, तीसरा बीज का आकार, चौथा बीज का रंग, पांचवा फल का आकार, छठा फल का रंग और सातवां फल की आकृति, कि फल की आकृति कैसी होगी, फल का रंग कैसा होगा, फल का आकार कैसा होगा, बीज का रंग कैसा होगा, बीज का आकार कैसा होगा, पुष्प का रंग कैसा होगा तथा पौधे की लंबाई कैसी होगी। मेंडल ने इन्हीं 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग किया था कि किस प्रकार पौधे की लंबाई कितनी होनी चाहिए। इन सभी बातों पर उन्होंने अपना प्रयोग, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, इन क्वेश्चन को सिर्फ आप अच्छे से समझे हुए रहिएगा। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सिर्फ आप अपने लैंग्वेज में इसका आंसर लिख दीजिएगा कि उन्होंने फल की आकृति, फल का रंग, फल का आकार, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पौधों की लंबाई, इन्हीं सभी 7 लक्षणों पर अपना प्रयोग, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या? जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने आखिरकार सफलता पा ही ली थी, तो उनकी जो सफलता पाने का मुख्य कारण था वह क्या था? तो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण है कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जिसमें विभिन्न रंग व प्रकार के पुष्प होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। इसके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से स्थित थे, जिसके कारण मिश्रित नहीं हो पाते थे। इसमें जो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण यही था कि उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अगर वे मटर के पौधे को छोड़कर किसी अन्य पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट, अपना प्रयोग करते तो वे इस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो मटर होता है उसमें विभिन्न रंग एवं अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं और इसके सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर स्थित थे, जिसके कारण वे मिश्रित नहीं हो पाते थे और मेंडल को प्रयोग करने में आसानी होता था, जिस कारण मेंडल की सफलता का मुख्य कारण मटर के पौधे पर किया गया प्रयोग ही था। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो मेंडल की सफलता का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। और उस पौधे के बारे में आपको यह बताना है कि मटर का पौधा विभिन्न रंग एवं विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं। इसके जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वे एक दूसरे से अलग स्थित होते हैं, जिसके कारण वे मिश्रित नहीं हो पाते हैं और मेंडल ने सफलता को अच्छी तरह से हासिल कर लिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, वह क्या है? जो मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम है वह क्या है? तो मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंतर्गत एक आनुवंशिक लक्षण या प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। जो उन्होंने नियम निकाला था उस नियम के अनुसार एक आनुवंशिक गुण का जो प्रभावी गुण होता है, एक आनुवंशिक लक्षण का जो प्रभावी गुण होता है वह दूसरे प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसी प्रकार एक का अप्रभावी गुण और दूसरे के अप्रभावी गुण से नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसमें उन्होंने जो लॉ निकाला था, अर्थात नियम निकाला था मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, उस नियम में उन्होंने बताया था कि जो आनुवंशिक लक्षण है वह केवल प्रभावी गुण एक दूसरे के प्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि एक का प्रभावी गुण और दूसरे के अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। इसी कारण इस प्रकार एक का अप्रभावी गुण और दूसरे का अप्रभावी गुण से ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से ही मिल सकता है। यहाँ जो मिल सकता है यहीं तक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इतना जो बात है यह ऐसे ही फालतू लिख दिया गया। तो इसमें सिर्फ उन्होंने एक नियम यह निकाला था कि जो आनुवंशिक लक्षण है वह आनुवंशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से तो मिलेगा, लेकिन प्रभावी गुण के अलावा वह दूसरे के आनुवंशिक लक्षण के अप्रभावी गुण से भी मिल सकता था। यही था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? जो जीन प्ररूप या जीनोटाइप ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं कि जीन प्ररूप या जीनोटाइप किसे कहा जाता है। तो किसी जीव की जीनी संरचना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उस जीव का जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है।
किसी भी जीव की जो जीनी संरचना होती है वही उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ये जीन प्रारूप का जीनोटाइप का डेफिनेशन हो गया। जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि जो जीव के गुण होते हैं वे जीव के गुण होते हैं। जैसे शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई कितनी है, त्वचा कैसी है, बालों का रंग कैसा है, ये सभी जीव के गुण होते हैं। इन सभी का निर्धारण उनके जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। जीन प्रारूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नींव का निर्धारण जनकों अर्थात माता पिता के युग्मकों के संयोजन के समय ही हो जाता है। जो आगे जीव जन्म लेगा उस जीव का शरीर कैसा रहेगा, उनकी लंबाई कैसी रहेगी, त्वचा कैसी रहेगी, बालों का रंग कैसा रहेगा, ये इन सभी बातों का निर्धारण जो होता है वह जनकों द्वारा अर्थात माता पिता के युग्मकों के संयोजन से ही हो जाता है। तो जो जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो किसी जीव की जीनी संरचना कि उसका शरीर किस संरचना का रहेगा वही उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुण में जैसे कि बताया गया शारीरिक गठन, त्वचा, लंबाई एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनकी जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। जीन प्रारूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नींव का निर्धारण जनकों के युग्मों के संयोजन से ही हो जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस चैप्टर का 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी लाया जाएगा जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप अपने लैंग्वेज में भी इन क्वेश्चंस का आंसर को जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.